हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं भाई आप लोग? एक बार जल्दी से कमेंट कर दें। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? सब कुछ बेहतर है, क्लियर है? अगर शुरुआत करें क्लास की। आपको याद है लास्ट लेक्चर में हम बात बजट की कर रहे थे, जिसका पहला पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। और जनरली इस पार्ट के अंदर हमने फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को जो था वो बहुत ज्यादा अच्छे से डिस्कस किया था। लेकिन अब जो सेकंड पार्ट है, इसके अंदर आपको कंसेप्ट है, कुछ टेक्निकल पॉइंट है, वो मैं आप लोगों के साथ आज की क्लास में डिस्कस करूंगा। पहले पिछली क्लास का रिवीजन भी करेंगे ताकि आज की क्लास को बेहतर तरीके से सीख सके, समझ सके। तो एक बार जल्दी से यस का कमेंट कर दें और शुरुआत करते हैं क्लास की। देखिए, मैं बात ये कर रहा था आप लोगों के साथ कि बजट जो है वो हमारे पास हर साल फरवरी महीने के फर्स्ट वर्किंग डे को लाया जाता है। और ये काम फाइनेंस मिनिस्टर का होगा। और बेसिकली इसको बनाने का काम फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का होगा। जब बजट आता है उसके बाद बजट पर डिस्कशन होता है, बजट को अप्रूव्ड किया जाता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा साइन किए जाते हैं। एंड देन उसके बाद 1 अप्रैल से ये एप्लीकेबल होगा। जिस दिन बजट आता है उससे एक दिन पहले एक रिपोर्ट आती है जिसका नाम इकोनॉमिक सर्वे होगा, जो कि एक्चुअल में इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक सिचुएशन किसी पर्टिकुलर कंट्री की क्या है उसको बताती है। साथ ही हमने ये भी याद रखा कि एक एफएसडीसी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल है, जिसका अध्यक्ष हमेशा वित्त मंत्री होगा। और ये भी बताया मैंने आपको कि हमारे पास जो बजट आते हैं वो जनरली 3 तरह के बजट होते हैं। या तो बजट बैलेंस्ड होगा, सरप्लस होगा, डेफिसिट होगा। अगर प्राप्ति ज्यादा है तो सरप्लस, प्राप्तियां अगर कम है तो डेफिसिट, और बिल्कुल बराबर है टोटल रिसीट और टोटल एक्सपेंडिचर, तो वहां पर क्या होगा आप जानते हैं, वो बैलेंस्ड होगा। तो जनरली इंडिया का बजट जो होगा वो डेफिसिट में होगा। और उसको पूरा करने के लिए हमारी गवर्नमेंट को, हमारी सरकार को हर साल उधार लेना पड़ता है, बोरोइंग्स यानी डेट करना पड़ता है। और ये जनरली जो हम डेट करते हैं, जो उधार लेते हैं, उसकी वजह से ही हमने देखा महंगाई आती है, कीमतें बढ़ जाती है, डेवलपमेंट भी होता है, लेकिन महंगाई भी उसी की वजह से आती है। हमने ये बात समझी पिछले लेक्चर के अंदर कि क्या इंपैक्ट होते हैं अगर हम बजट में घाटे का लेकर आए और उसको उधार से पूरा करें। अच्छा, उधार भी मैंने आपको ये बताया था कि इंटरनल और एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य। आरबीआई या देश की जनता से ले तो वो इंटरनल है, अगर किसी अन्य कंट्री से लेते हैं या किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन से लेते हैं तो वो हमारे पास एक्सटर्नल हो जाता है। ये बात हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, समझ चुके हैं। अब हम आज की क्लास की बात करते हैं। देखो, आज की क्लास में क्या है ना, लिखना बहुत कम है पिछली बार के कंपैरिजन में, लेकिन आज बहुत टेक्निकल क्लास होने वाली है। इसलिए मैं कहूंगा जब तक मैं पढ़ाऊं आपको तब तक आप कुछ लिखना नहीं, आराम से समझना बात को, और उसके बाद जब मैं कहूं तब उसे लिखना शुरू करना। देखो, अब मुझे ये बात समझानी है पहले तो आपको कि हमारी सरकार बजट में जो भी प्राप्तियां करती है, देखो अब से मैं पूछूं कि बताओ सबसे ज्यादा इनकम सरकार को कहां से मिलती होगी, तो सरकार की इनकम का जो सबसे मेजर सोर्स है वो क्या है, वो टैक्स ही होता है। और टैक्स क्या है, डायरेक्ट भी है, इनडायरेक्ट भी है, ये सारी बातें हम अलग से करते हैं बिल्कुल। लेकिन टैक्स के अलावा जो इनकम होती है उसे नॉन टैक्स कहते हैं। जैसे हम बहुत सारी, मान लीजिए कि सरकारी कंपनी है तो उसका डिविडेंड सरकार को मिलेगा। भाई डिविडेंड जानते हैं ना, लाभांश। जो हमारी कंपनीज का प्रॉफिट होगा वो सरकार को मिलेगा अगर सरकारी कंपनी है तो। अगर सरकार ने किसी को उधार दे रखा है, मान लो बांग्लादेश को, नेपाल को, भूटान को हमने दे रखा है उधार, तो उनसे ब्याज मिलेगा। अगर ब्याज मिल रहा है तो इनकम है, और अगर हम ब्याज दे रहे हैं तो वो हमारा खर्च हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा देखो, हमारी इनकम आती है जब हमारी सरकार उधार लेती है। अगर मान लो उधार ले तो इनकम तो वो भी होगी कि हम डेट करते हैं उधार, और हर साल करते हैं, तो आप जानते ही हो, क्योंकि जनरली हमारा बजट घाटे का बजट होता है। और एक होता है हमारे पास डिसइन्वेस्टमेंट, ये इंपॉर्टेंट है समझना। देखो, जब जब सरकार अपनी कंपनीज के शेयर बेचती है उसे डिसइन्वेस्टमेंट करना कहते हैं। यानी जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि कोई कंपनी है एयर इंडिया। अब एयर इंडिया को सरकार ने 18,000 करोड़ में बेच दिया टाटा ट्रस्ट को। अब सरकार को 18,000 करोड़ मिले या नहीं मिले, बताओ, मिले ना। अब 18,000 करोड़ मिले, लेकिन हुआ क्या कि हमारी जो कंपनी एयर इंडिया थी वो हमेशा के लिए चली गई प्राइवेट के हाथों में। जब कोई चीज बेची जाती है तो उसे डिसइन्वेस्टमेंट करना कहते हैं। उधार ले तो उसे डेट कहते हैं। कुछ टैक्स का मिलेगा, कुछ नॉन टैक्स का। ये जनरली हमारे 4 मेजर सोर्स हैं हमारी इनकम के। लेकिन सवाल ये समझने का कि हम चारों जगह से पैसा लेते हैं, लेकिन कुछ इनकम हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट में आती है और कुछ हमारी कैपिटल रिसिप्ट में। यानी हमारी इनकम के 2 पार्ट हो गए। ध्यान से सुनना, यही मुझे आपको सिखाना और समझाना है। देखो ध्यान से, अब कि अगर मैं आपसे कहूं, अब आप चाहे तो लिख सकते हैं साथ में कि हमारी जो टोटल रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब जो हमारी प्राप्तियां हैं, कुल प्राप्तियां, जितनी भी प्राप्तियां सरकार को हो रही है साल भर में, याद रखना मेनली इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करें। एक को कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी हिंदी में कहते हैं राजस्व प्राप्ति, और दूसरे को कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट,
यानी पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति। अब देखिए होगा क्या, मैंने आपसे कहा अगर सरकार को पैसा मिलता है टैक्स के रूप में, अगर हमारी सरकार कोई भी पैसा रिसीव करती है टैक्स के रूप में, यानी इसे हिंदी में कर कहते हैं, सरकार को कर से आय प्राप्त होती है, चाहे वो कोई सा भी कर हो, चाहे वो टैक्स डायरेक्ट हो या वो टैक्स आपका इनडायरेक्ट हो, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स हो, लेकिन जो भी पैसा टैक्स के रूप में मिलता है वो पैसा सरकार की रेवेन्यू रिसिप्ट माना जाता है, क्योंकि सरकार को ये चीजें लगातार हर साल बार बार कंटिन्यूअस मिलती हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है इसके बारे में भी हम बात करते हैं बिल्कुल, लेकिन अभी हम बात बजट की इनकम की कर रहे हैं, वो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट है। अच्छा, टैक्स के अलावा समझना मेरी बात, टैक्स के अलावा जो इनकम है जिसे नॉन टैक्स कहते हैं, नॉन टैक्स का मतलब है गैर कर आय। गैर कर आय कैसी होती है, देखो मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि कोई भी सरकारी स्कूल या सरकारी हॉस्पिटल है, तो सरकारी स्कूल या सरकारी हॉस्पिटल की हमें कोई फीस जमा करनी पड़े अगर, या कोई भी काम करना है, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, पासपोर्ट बनवाना है, हम जब उसकी फी पे करेंगे तो सरकार के लिए क्या बन जाएगी, हमारे लिए तो खर्चा है लेकिन सरकार के लिए क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी। समझ में आ रही है बात। जब हम पर कोई जुर्माना लगता है, कोई फाइन कोई पेनल्टी लगती है, अब देखो हमारे ऊपर जुर्माना लगता है तो हम जुर्माना भरेंगे उसका, लेकिन हम जो पे करेंगे हमारे लिए खर्च होगा, सरकार के लिए इनकम होगी फिर से, लेकिन वो टैक्स नहीं है इसलिए उसे नॉन टैक्स में रखेंगे। मान लो अगर मैं कहता हूं कि कोई भी कंपनी है या सरकार ने मान लो किसी को उधार दिया हुआ है, अगर किसी को भी सरकार उधार देती है तो सरकार को वहां से क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। अगर ब्याज मिल रहा है तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा। मान लो कोई कंपनी है सरकार की, तो सरकारी कंपनी जो होगी उसके प्रॉफिट को क्या कहते हैं, डिविडेंड। तो ये देखते हैं ना शेयर बाजार में पॉइंट आता भी हमारा, उसे लाभांश कहते हैं हिंदी में। तो जो लाभांश अगर मिल रहा है तो वो हमारी इनकम है। या मान लो कोई गिफ्ट या ग्रांट्स मिल रही हैं, उपहार राशि मिल रही है, अगर मिल रहा है कोई चीज, मान लो किसी देश ने हमारे देश में किसी संकट के समय कुछ पैसा दिया, तो बजट में लिखा जाएगा ना भाई ये पैसा आया है, चाहे कहीं से भी आया हो, उपहार या सहायता राशि मिली अगर प्राप्त हुई तो ये सारी हमारी इनकम है। बस ये याद रखना है कि ये सारी इनकम जो होगी वो रेवेन्यू नेचर की होगी, चाहे वो टैक्स की इनकम हो या टैक्स के अलावा इनमें से कोई भी इनकम। लेकिन जब मैं ये कहता हूं ना हमने कुछ बेचकर कमाया, बहुत ध्यान से सुनना, हमने कुछ बेच दिया अपने पैसा रिसीव करने के लिए। मान लो मैं आपसे कहता हूं कि सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट किया। अब डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है समझो पहले, हिंदी में विनिवेश कहते हैं। इसका मतलब होता है टू सेल गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग। सरकार की जो हिस्सेदारी है, जो अंशधारिता है, बेसिकली अगर सरकार किसी चीज के अंदर ऑनर है तो उसको बेच देना। अभी LIC के 3.5% शेयर बेच दिए सरकार ने, अब 3.5% गए सरकार के शेयर, पैसा आया होगा, ऑब्वियस है इनकम हुई होगी सरकार की। तो डिसइन्वेस्टमेंट जब करेगी सरकार तो सोचो क्या होगा, ये जो सरकार की कंपनी, सरकार की संपत्ति एक तरीके से, ये संपत्ति हमारी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने क्या करा है, विनिवेश कर दिया, अपनी संपत्ति को सेल कर दिया। इतना समझ पा रहे हो ना, बेच दिया, सरकारी अंशधारिता को बेच दिया। मैं लिख देता हूं, चलो इसे भी, बिल्कुल टेंशन मत लेना भाई इस बात की। सरकारी हिस्सेदारी बेचना, तो ये जो है आपका डिसइन्वेस्टमेंट। और एक तरीका मैंने बताया उधार लेना। अगर मान लीजिए हम उधार लेते हैं, इसे पब्लिक डेट कहते हैं। तो पब्लिक डेट यानी कि सार्वजनिक ऋण। मैंने कहा ना आज की क्लास बहुत टेक्निकल है, ये सीखना पड़ेगा आपको कौन सी इनकम क्या है। तो जो सार्वजनिक ऋण है इसका मतलब होता है टू बोरोइंग्स या क्रेडिट। मतलब इसका हिंदी में मतलब हुआ ऋण या उधार लेना। अब बताइए आप मुझे, अगर कोई भी देश इस तरीके से उधार लेता है तो इनकम का हिस्सा तो है क्योंकि पैसा आ रहा है हमारे पास, लेकिन हमारी जो लाइबिलिटी है, जो हमारे ऊपर कर्ज है, चल में इसे लाइबिलिटी को हिंदी में देयता या कर्ज कहते हैं। तो आप बताएं क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कर्ज बढ़ जाएगा। मुझे एक सेकंड दीजिएगा, बस मैं आपकी बात को प्रूव करता हूं कैसे एग्जाम में पूछेगा। बस दिमाग में एक ही बात रखनी है, अगर डिसइन्वेस्टमेंट किया या उधार लिया तो कैपिटल है, उसके अलावा कोई भी आ जाए वो रेवेन्यू। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, इसे लिखना तो है आपको, लेकिन उससे पहले एक सवाल देखिएगा ध्यान से। यह सवाल हमारे एग्जाम में आया हुआ है, देखो क्या कह रहा है, कौन सा संघ सरकार की राजस्व प्राप्तियों का घटक नहीं है, नॉट ए कंपोनेंट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। अब देखो ऐसे एग्जाम में हमारे सवाल मिलता है। अब आपको मैंने क्या बताया, अगर कोई सा भी टैक्स हो, टैक्स कोई सा भी हो, तो वो क्या होता है सर, वो रेवेन्यू रिसिप्ट में आता है, वो राजस्व प्राप्तियों में आता है।
अगर मैंने कहा डिविडेंड मिले, प्रॉफिट मिले, कोई कंपनी है उससे डिविडेंड मिले सरकार को, तो मैंने आपको बताया ये भी राजस्व यानी रेवेन्यू में आता है। मैंने कहा इंटरेस्ट मिले अगर कोई, तो इंटरेस्ट मिलना, ब्याज का मिलना या ब्याज का देना भी आएगा, अभी वो भी रेवेन्यू में आता है। लेकिन जब आप डिसइन्वेस्टमेंट करके प्राप्त करते हो, या भी बताया ना, सरकारी संपत्ति को बेच देते हो आप, तो उससे अगर कुछ प्राप्त करते हो तो वो रेवेन्यू नहीं होता है, वो फिर वो कैपिटल रिसिप्ट यानी पूंजीगत प्राप्ति हो जाता है। अब देखो ऐसे एग्जाम में सवाल पूछा गया ऑलरेडी, या ऐसे ही पूछा जाता है हमेशा। जैसे मैं आपको एक और सवाल दिखाता हूं इसी पर बेस्ड, जिससे आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आएगा। कौन सा पूंजीगत प्राप्ति है, ये सवाल पूछा गया। अब की बार वही सवाल फिर पूछा गया, पहले पूछा था कौन सा रेवेन्यू नहीं है, अब की बार पूछा गया कौन सा पूंजीगत यानी कैपिटल है। अब देखो ध्यान से जरा, जब आपसे कैपिटल पूछेगा तो मैंने क्या बताया, अगर कोई पेनल्टी या फाइन का पैसा मिल रहा है तो वो रेवेन्यू में, नॉन टैक्स में आ रहा है ना, वो रेवेन्यू में। वैसे भी मुझे याद है कि कैपिटल में सिर्फ दो ही चीजें आती है, तो उधार से होगा या कोई सरकारी संपत्ति बेचने से। अगर किसी सरकारी कंपनी का डिविडेंड आ रहा है तो वो भी रेवेन्यू है, बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताओ। अगर कोई टैक्स आ रहा है तो वो भी रेवेन्यू, ये वही सवाल है। लेकिन अब की बार ऑप्शन बदल दिया, अब की बार कह दिया सरकारी कंपनी को बेचना। सरकारी कंपनी को बेच दोगे तो क्या हो जाएगा, पैसा आ जाएगा, लेकिन आपको पता है ना वो क्या होगा, क्योंकि सरकारी कंपनी बेच देना यही तो विनिवेश है, यही तो डिसइन्वेस्टमेंट है, और यही क्या कहलाएगा, कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। भाई बात समझ में आ रही हो सबको, तो यस कह दो एक बार जल्दी से। राहुल, शिवम, मोहित, पूनम, संध्या, राधिका, एवरीवन जल्दी से बता दो भाई, बात सबको समझ में आ रही है ना। शेखर, विपिन, विनय, मृदुल, चलिए भाई एक बार यस का कमेंट करते रहे, और ये बात समझ में आ गई हो तो यस कहते हैं। और अब आप नोट कर ले भाई कि बात पूरी तरह से क्लियर हो गई है हमारी, कि अब हम इसे लिख सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं इस बात में कि कौन सी हमारी किस तरह की इनकम। बस दिमाग में एक बार क्वेश्चन करोगे ना तो सॉल्व हो जाए, फिट हो जाएगा बिल्कुल, फिर कुछ नहीं करना आपने। इसे डन कर लो एक बार, एक बार इसे डन कर लो। चलिए भाई डन कर लीजिए एक बार जल्दी से और कमेंट कर। अब बिल्कुल इसी के तर्ज पर यानी इसी की तरह से आपको डिवाइड करना टोटल एक्सपेंडिचर को, कुल खर्च भी, वो भी दो होंगे, रेवेन्यू और कैपिटल, वो भी दो ही होंगे, रेवेन्यू और कैपिटल होंगे। देखो भाई बस दिमाग में एक ही बात याद करनी है, उधार लेने की बात हो या उधार देने की, निवेश की हो या विनिवेश की, वही कैपिटल नेचर में आता है, कैपिटल वाली साइड में। देखो अपने पॉइंट में देखना ध्यान से, अगर लिख लिया हो आपने तो। चले अब मैं आपको एक पॉइंट दिखाती हूं, बहुत ध्यान से। क्या है पॉइंट, देखो अगर मैं इसी तरह से सारे खर्च को डिवाइड करूं, देखो जरा ध्यान से, अगर मैं इसी तरह से सारे एक्सपेंसेस को डिवाइड करूं तो देखो क्या मिलेगा आपको, जितने भी हमारे एक्सपेंडिचर है टोटल या पब्लिक, बात एक ही है दोनों, टोटल एक्सपेंडिचर। अब जैसे मैंने कहा सरकार ने क्या करा, सब्सिडी दी। अब सब्सिडी देने का मतलब है अनुदान देना। अब सब्सिडी देने में खर्च किया, या स्कॉलरशिप देने में खर्च किया, या मान लो सरकार ने खर्च किया, कोई भी वेलफेयर स्कीम चलाई गई, गरीबों के लिए स्कीम चलाई गई कोई, तो उसके लिए सरकार ने खर्च किया, ब्याज देने में खर्च किया, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनकी सैलरी या उनकी पेंशन देने में किया, या मान लो किसी को ग्रांट्स यानी सहायता राशि हमने दी। भाई दोनों काम होते ना, हम सहायता राशि लेते भी हैं किसी से, तो हम किसी को देते भी हैं, दोनों काम होंगे। ये सारे कौन से खर्चे हो गए, राजस्व, रेवेन्यू। मैंने कहा ना कोई भी खर्चा, बस ध्यान रखना, अगर सरकार इन्वेस्टमेंट करेगी यानी सरकारी हिस्सेदारी को इंक्रीज करेगी, बाय करेगी, जिससे सरकारी संपत्ति बढ़े। बस देखो उल्टा कर दिया आपने, विनिवेश में सरकारी संपत्ति जाती है तो पैसा आता है, निवेश में सरकारी संपत्ति आती है लेकिन पैसा चला जाता है। तो जब भी निवेश करेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर या जो उधार लिया था वो वापस कर दे। वैसे बताऊं मैं आपको, आज तक हमने ऐसा कभी नहीं किया, हमने उधार लिया तो है पर वापस कभी नहीं किया। और इंडिया के ऊपर कितना उधार है इस बात का तो कैलकुलेशन भी थोड़ी मुश्किल है, लेकिन एक रिपोर्ट कहती है कि इंडिया के ऊपर जो उधार है ना
वो इंडिया की जीडीपी का यानी लगभग $4 ट्रिलियन की जीडीपी हमारी उसका 100% के बराबर है या उससे भी ज्यादा। यानी अप्रॉक्स मान के चलिए हमारे ऊपर $4 ट्रिलियन का उधार है। और पता इसका जब उधार है ना हमारा, जब हम इसका ब्याज पे करते हैं तो हर साल कितना ब्याज जाता होगा? 11-12 लाख करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज में चले जाते हैं। सोचिए जरा, ये जो मैंने लिखा ना इंटरेस्ट पेमेंट, ये हमारा एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इंटरेस्ट देने से कर्जा कम नहीं होता, कर्जा कम होता प्रिंसिपल अमाउंट वापस करने से। तो सोचिए 11-12 लाख करोड़ लगभग एक साल का ब्याज है, ये सबसे बड़ा खर्च है हमारे पूरे बजट का। तो बस ऐसे ही दिमाग में रखना है कि कैपिटल में जब आपसे कहेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर तो उसमें इन्वेस्टमेंट आएगा और उधार वापसी होगी। बात समझना? तो ये इंपॉर्टेंट है बात हमारे लिए कि दो खर्च है और दो ही हमारी इनकम है। इसे भी डन करना। इसे भी बर्डन करें। कोई भी एक्सपेंस होगा या तो रेवेन्यू नेचर या कैपिटल नेचर। बताइए भाई। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने पहले लिखा है कि कुछ रेवेन्यू रिसिप्ट और कुछ कैपिटल रिसिप्ट है, उसी तरह कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर है। थोड़ा सा टेक्निकली आपको ये बात समझनी पड़ेगी। चलिए, होपफुली यहां तक की बात समझ में आ गई है। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस चैप्टर का, बजट का। अब देखिए बजट में क्या है, हम ये सीखेंगे समझेंगे भी इस बात को कि हमारे पास बहुत सारे तरीके के डेफिसिट होते हैं, मतलब घाटा। ये तो कंफर्म है कि हमारा बजट घाटे में आता है, ये बात तो क्लियर है। लेकिन जब बजट घाटे में आता है तो उस घाटे को हम कैलकुलेट करते हैं। बहुत ध्यान से समझना कैसे। टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स, यानी घाटे के प्रकार। ठीक है, हमारा बजट घाटे में है तो उस घाटे के प्रकार। जब हम ये कहते हैं ना कि हमारे बजट के अंदर एक पहला डेफिसिट का नाम है बजट डेफिसिट। पहले का नाम क्या है? बजट डेफिसिट, यानी बजट घाटा। अब बजट घाटा कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो, अगर मैं कहूं कि बजट घाटा जो निकाला जाता है ना, देखो इसका फॉर्मूला ये है, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना है और टोटल रिसिप्ट कितना। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, यानी कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति। अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट माइनस कर दें तो याद रखिएगा यहां पर कोई डिफरेंस नहीं बचेगा। क्यों क्यों नहीं बचेगा कोई डिफरेंस? क्योंकि हमेशा बजट की दोनों साइड बराबर होती है। देखो, जब अकाउंट्स में कोई भी चीज बनाते हैं ना, उसकी दोनों साइड हमारी बराबर होती है। आप कहेंगे सर टोटल रिसिप्ट कैसे बराबर है? जरा सोचना पहले ध्यान से। मैंने कहा हमारा खर्च है, एक्सपेंस है 10 करोड़ मान लो, या 10 लाख। एक्सपेंस है 10 लाख, हमें टैक्स के रूप में मिला 2 करोड़, नॉन टैक्स के रूप में मिला 1 करोड़, हमने डिसइन्वेस्टमेंट किया 3 करोड़। अब मुझे बताओ कि सरकार को, और हमने उधार लिया, डेब्ट करा 4 करोड़। अब मुझे बताओ कि हमारी इनकम, खर्चा कितना है 10, और हमारी इनकम कितनी है 2, 3, 6 और 4 10। क्योंकि जब मैं टोटल रिसिप्ट ले रहा हूं तो उसमें उधार वाला भी इंक्लूडेड है मेरा। अब जब मैंने उधार वाला इंक्लूड करके लिया है तो 10 ही इनकम है और 10 ही खर्च है मेरा। तो बजट डेफिसिट जो आएगा ना, याद रखना, बजट डेफिसिट जो आएगा, इट ऑलवेज बी जीरो। इट ऑलवेज बी जीरो, यह सदैव शून्य होता है, क्योंकि इसमें हम टोटल रिसिप्ट लेते हैं जिसमें उधार भी शामिल है। यह सदैव शून्य होता है। तो बहुत ध्यान से समझना, बहुत टेक्निकल बात बता रहा हूं आपको। अगला वर्ड है हमारा फिस्कल डेफिसिट, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। फिस्कल डेफिसिट, मुझे ये कैलकुलेट करना है कि हमारे बजट में कितनी कमी है जिसको उधार लेके पूरा करना है। अब आप सोच के बताना कि मुझे ये कैलकुलेट करना है कि कितना उधार चाहिए बजट पूरा करने के लिए। इसे कहते हैं राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट।
अब फिस्कल डेफिसिट का देखो फॉर्मूला ये है, टोटल एक्सपेंडिचर यानी कुल जो भी व्यय हमारा है उसमें से अगर हम माइनस कर दे टोटल रिसिप्ट को। लेकिन ध्यान रखना इस बार हमने क्या करना है, टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग या एक्सेप्ट डेट, लेकिन उधार नहीं जोड़ रहे हम उसमें। जब हम उधार नहीं लेंगे, ध्यान से समझना, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां उधार छोड़कर, अगर हम कुल प्राप्तियां ले लेकिन उसमें उधार छोड़ दे, ऋण छोड़कर, अब देखो जरा तो मुझे क्या पता चलेगा, इधर देखो जरा ध्यान से। मैंने कहा जो टोटल खर्च है 10 लाख करोड़, अब मेरे टैक्स में मिलेंगे 2, नॉन टैक्स में मिलेगा 1 और डिसइन्वेस्टमेंट 3, ये तीनों वैल्यू मिला के बनती है 6। तो मुझे बताओ कि कितना उधार चाहिए होगा, ये पता चलेगा या नहीं चलेगा। तो मुझे ये पता करना हो कि हमें कितना उधार चाहिए बजट घाटा पूरा करने के लिए, तो कैसे निकालूं मुझे कितना उधार चाहिए। आपको बाकी सारी इनकम जोड़कर देख लो, जितनी कमी रह जाए वो उधार ले लेंगे उतना। जैसे हमने कहा टैक्स नॉन टैक्स डिसइन्वेस्टमेंट तीनों से मिलाकर 6 लाख करोड़ मिले या 6 करोड़ मिले और खर्चा है 10 करोड़, तो पता है कि बाकी के 4 करोड़ उधार लेने पड़ेंगे। ये फिस्कल डेफिसिट बताएगा कितना उधार चाहिए। यानी अगर मैं कहूं ये क्या बताता है, इट इंडिकेट द नीड ऑफ बोरोइंग। बात समझ लो, देख लो ध्यान से, ये ऋण की आवश्यकता का संकेत है कि भाई हमें कितनी आवश्यकता है ऋण की, उसका संकेत है। ये उसे बताता है कि कितनी हमें नीड है, ऋण कितना चाहिए। इसका अच्छा एक तरीका और भी है, फॉर्मूला भी है इसका। अगर मैं फिस्कल डेफिसिट को इस फॉर्मूले से निकालूं, फिस्कल डेफिसिट का ये फॉर्मूला यूज करूं कि टोटल एक्सपेंडिचर, अगर मैं इस तरीके से निकालूं तो मुझे बताना भाई बात समझ में आ रही है या नहीं। माइनस हमारी टैक्स की इनकम प्लस नॉन टैक्स की इनकम प्लस डिसइन्वेस्टमेंट की इनकम। अगर हम इन तीनों इनकम को जोड़ ले और तीनों को जोड़कर हम अपने खर्च में से घटा लें, देख लो ध्यान से, 1 2 3, इन तीनों को जोड़कर खर्च में घटा दें, तो भी यही उधार की वैल्यू का पता चलेगा या नहीं चलेगा, ये पता चल जाएगा। अगर कुल व्यय में से हम टैक्स, गैर टैक्स और विनिवेश इनको जोड़ ले और फिर उसके बाद घटा दे। या इसको देखो एक और तरीका, मैं इसलिए कह रहा हूं ना, जितने तरीके बना सकते हो बना लो, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है कहीं से। अगर मैं कह दूं कि मान लो टोटल एक्सपेंडिचर है जो हमारा, उसमें से एक काम करते हैं। अब देखो टैक्स और नॉन टैक्स, ध्यान रखना, यहां मैंने बताया टैक्स नॉन टैक्स क्या होते हैं, टैक्स नॉन टैक्स दोनों रेवेन्यू रिसिप्ट होते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं कि ये टैक्स और नॉन टैक्स दोनों क्या होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट होते हैं, तो रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस डिसइन्वेस्टमेंट कर दो, बात तो फिर वही है ना, हो तो तीनों ही गए ना भाई इसमें। बस ये लिखने का तरीका है हमारे पास कि हम राजस्व प्राप्ति और विनिवेश प्राप्ति जो उनको जोड़ लें, तो हमारे पास बचा हुआ पता चलेगा उधार कितना चाहिए। या फिर हम देखो उधार जो लेते हैं कितने तरीके से लेते हैं, उधार लेने के 2 तरीके हैं। एक तरीका देश के अंदर से और एक तरीका देश के बाहर से, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल है। अगर मैं कह दूं इसका एक और तरीका है इंक्रीज इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेट। भाई आप सोचो ना कि जो भी खर्च बढ़ेगा वो या तो हम इंडिया के अंदर से उधार लेंगे या बाहर से लेंगे, भाई इन्हीं 2 जगह से तो लेंगे ना उधार। तो जो इंटरनल और एक्सटर्नल डेट बढ़ेगा, जो आंतरिक और बाह्य ऋण में वृद्धि होगी, तो ये हमारा उधार ही तो बताएगा ना। इसको आपको याद करना है। ये मैं फिर कह रहा हूं, अभी 1 मिनट दीजिएगा मुझे, मैं फिर कह रहा हूं ध्यान से समझना। बजट घाटा तो हमेशा 0 ही होता है, लेकिन फिस्कल डेफिसिट हमें बताता है कितना उधार चाहिए। ये सारे फॉर्मूले किसके हैं, फिस्कल डेफिसिट के ही हैं सारे फॉर्मूले, ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सारे फिस्कल डेफिसिट है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, देखो एग्जाम में कैसे पूछेगा। राजकोषीय घाटा मतलब फिस्कल डेफिसिट क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या दर्शाता है, आप सोच के बताना। इसमें बहुत सारी चीजें दी गई हैं, लेकिन हमें अपना आंसर ढूंढकर कंफर्म होने पर बताना है भाई ये इसका आंसर हो सकता है। देखो मौद्रिकृत घाटा और
और बजटीय घाटा नहीं पता, आगे बढ़ो। आरबीआई से सरकार ने कितना लिया, सिर्फ आरबीआई की बात कर रहा है, चालू खर्च और चालू आय नहीं। राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्च को पूरा करने के लिए कितने और पैसों की आवश्यकता जरूरत होगी, यानी कितना और उधार लेना होगा अपने बजट को, अपने घाटे को पूरा करने के लिए। यही बताता है क्या, हमारा फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा। यही हमारा फिस्कल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा है। अच्छा, अब जैसे ये सवाल हमारे पास है, राजकोषीय घाटा किसके बराबर है, सोचिए जरा। अब इनमें से ऑप्शन दिए गए हमें कि राजकोषीय घाटा जो है वो लगभग किसके बराबर है। अगर हम देखें तो बाकी तीन ऑप्शन वही है जो पिछले अभी क्वेश्चन में थे। आरबीआई से उधार, मोनेटाइज डेफिसिट प्लस बजट घाटा, वर्तमान और वर्तमान के बारे में बात है। लेकिन मैंने कहा जितना उधार देश के अंदर से लो या देश के बाहर से, जितना उधार इस साल लोगे, जितना उधार बढ़ जाएगा इस साल हमारा, भाई कुल उधार जो है उसमें इतना और बढ़ जाएगा इस साल, तो जितना उधार बढ़ जाएगा उसी को क्या कहोगे, उसी को राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। बहुत टेक्निकल पॉइंट्स है आज के, लेकिन ये सीखना मैं आपको सारे सिखाऊंगा अभी। तो ये याद रखना कि फिस्कल डेफिसिट का मतलब ये है हमें बजट पूरा करने के लिए कितना उधार चाहिए हो। ठीक है, अभी 3 लाइन और है, फिर मैं लिखवाता हूं, समझना। एक और बात समझना, अब इसमें एक वर्ड आता है उसे कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट, यानी तीसरा वाला। तीसरा है प्राइमरी डेफिसिट, इसका मतलब है प्राथमिक घाटा। ये फॉर्मूले हैं, याद करने पड़ेंगे इसे। प्राथमिक घाटा, अब ये क्या चीज है देखो, ये एक्चुअली बताता है कि हमारी प्राइमरी यानी हमारी प्रिंसिपली रिक्वायरमेंट कितनी है। जैसे ये बताता है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट कितना है, कुल उधार कितना लिया हमने और कितना पैसा हमारा ब्याज में चला है। यानी आप जानते हो ना ब्याज में हम कितना दे रहे हैं हर साल, लगभग मैंने बताया थी 11-12 लाख करोड़। अगर ये ब्याज ना देना होता तो हमारा खर्च कितना होता, हमारा कर्ज कितना होता अगर ब्याज ना देना। यानी राजकोषीय घाटे में से अगर हम ब्याज का अमाउंट घटा दें, अगर राजकोषीय घाटे में से जो ब्याज में दिया वो घटा दें, तो बचेगा, उसे कहेंगे प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा। अब एक पॉइंट ये आ रहा था बार बार कि आरबीआई से जो उधार लिया, जैसे अभी सवाल कराया था मैंने, तो देखो एक बात याद रखना, जितना उधार आरबीआई से लेते हैं ना उसे कहते हैं मोनेटाइज डेफिसिट। जितना उधार आरबीआई से लेंगे, सिर्फ आरबीआई से, उसे कहते हैं मोनेटाइज डेफिसिट, यानी मौद्रीकृत घाटा। किससे लेंगे, वैसे तो हम उधार कई जगह से लेते हैं, 2 इंटरनल है और 2 एक्सटर्नल, 4 हो गए टोटल, लेकिन 4 में से एक की बात कर रहा हूं, सिर्फ एक की। और वो एक क्या है, आरबीआई से लिया गया ऋण। जितना ऋण आरबीआई से लिया जाए, बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, तो जो आरबीआई से लिया जाए उसे कहते हैं मोनेटाइज डेफिसिट। अभी हमने दोनों क्वेश्चन में क्या देखा था, एक ऑप्शन था ना आरबीआई से, तो वो किसका आंसर हो जाएगा, मोनेटाइज डेफिसिट का हो जाएगा। और एक लास्ट है, उसे कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। अब इस रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है राजस्व घाटा। अब इसके 2 फॉर्मूले हैं, इसके लिए कई बार हम ना करंट वर्ड यूज करते हैं और कई बार हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं रेवेन्यू। देखो जब हम ये निकालेंगे ना हमारा रेवेन्यू का खर्च कितना है, आप लिख लोगे ना इसे तो भी याद हो जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है और रेवेन्यू की रिसिप्ट कितनी है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में अगर पढ़ोगे, यानी राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बारे में,
या इसी का एक तरीका और भी है, हम इसके लिए एक और वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वो है करंट एक्सपेंडिचर। देखो कई बार ये वर्ड दिखेगा आपको, करंट एक्सपेंडिचर माइनस करंट रिसिप्ट। यानी चालू व्यय माइनस चालू प्राप्ति। तो ये वर्ड भी हमारे लिए क्या मेंशन होगा, ये रेवेन्यू रिसिप्ट यानी रेवेन्यू डेफिसिट निकालने की काम आएगा। यही 5 फॉर्मूले हैं बस, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं याद करना आपको। सारे क्वेश्चंस चाहे कोई भी हो इसी पर बेस्ड होगा। एक बार आप इसे डन कर लीजिए, पहले मैं आपको फिर क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अगर ये वाला नहीं किया है तो एक बार इसे कर लीजिए पहले, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले को करें। चलिए भाई, अगर ये डन है तो नेक्स्ट वाले को कर लीजिए एक बार, फिर मैं क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, क्योंकि आज क्वेश्चन के साथ ही क्लास चल रही है। बात क्लियर हो तो यस कह दीजिएगा। देखिए, जितना आरबीआई से लेंगे वो मोनेटाइज है, जो फिस्कल में से ब्याज घटा दे तो प्राइमरी मिल जाएगा। अच्छा, अगर ये इंटरेस्ट में इधर जोड़ दूं प्राइमरी में तो फिस्कल बन जाएगा। ये भी फॉर्मूले तो मैथमेटिक्स जानते हो ना, x माइनस वाई इक्वल टू जेड, वो इधर प्लस कर दो इधर माइनस कर दो, मैथमेटिकली इतना तो समझते हो गया। चलो देखो, मैं आपको वही क्वेश्चन दिखा रहा हूं जो मैंने कराया था, मैं वही दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे कह दूं कि इस सवाल में, अच्छा अब जैसे ये सवाल हमारे पास है, राजकोषीय घाटा किसके बराबर है, सोचिए जरा। अब इनमें से ऑप्शन दिए गए हमें कि राजकोषीय घाटा जो है वो लगभग किसके बराबर है। अगर हम देखें तो बाकी 3 ऑप्शन वही है जो पिछले अभी क्वेश्चन में थे, आरबीआई से उधार, मोनेटाइज डेफिसिट प्लस बजट घाटा, वर्तमान और वर्तमान के बारे में बात है। लेकिन मैंने कहा जितना उधार देश के अंदर से लो या देश के बाहर से, जितना उधार इस साल लोगे, जितना उधार बढ़ जाएगा इस साल हमारा, भाई कुल उधार जो है उसमें इतना और बढ़ जाएगा इस साल, तो जितना उधार बढ़ जाएगा उसी को क्या कहोगे, उसी को राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। बहुत टेक्निकल पॉइंट्स हैं आज के, लेकिन ये सीखना मैं आपको सारे सिखाऊंगा अभी। तो ये याद रखना कि फिस्कल डेफिसिट का मतलब ये है हमें बजट पूरा करने के लिए कितना उधार चाहिए हो। ठीक है, अभी 3 लाइन और है फिर मैं लिखवाता हूं, समझना। एक और बात समझना, अब इसमें एक वर्ड आता है उसे कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट, यानी तीसरा वाला, तीसरा है प्राइमरी डेफिसिट। इसका मतलब है प्राथमिक घाटा। ये फॉर्मूले हैं, याद करने पड़ेंगे इसे। प्राथमिक घाटा, ये क्या चीज है देखो, ये एक्चुअली बताता है कि हमारी प्राइमरी यानी हमारी प्रिंसिपली रिक्वायरमेंट कितनी है। जैसे ये बताता है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट कितना है, कुल उधार कितना लिया हमने, और कितना पैसा हमारा ब्याज में चला है। यानी आप जानते हो ना ब्याज में हम कितना दे रहे हैं हर साल, लगभग मैंने बताया थी 11-12 लाख करोड़। अगर ये ब्याज ना देना होता तो हमारा खर्च कितना होता, हमारा कर्ज कितना होता, अगर ब्याज ना देना। यानी राजकोषीय घाटे में से अगर हम ब्याज का अमाउंट घटा दें, अगर राजकोषीय घाटे में से जो ब्याज में दिया वो घटा दें तो बचेगा, उसे कहेंगे प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा। अब एक पॉइंट ये आ रहा था बार बार कि आरबीआई से जो उधार लिया, जैसा भी सवाल कराया था मैंने, तो देखो एक बात याद रखना, जितना उधार आरबीआई से लेते हैं ना उसे कहते हैं मोनेटाइज डेफिसिट। जितना उधार आरबीआई से लेंगे, सिर्फ आरबीआई से, उसे कहते हैं मोनेटाइज डेफिसिट, यानी मौद्रीकृत घाटा।
किससे लेंगे? वैसे तो हम उधार कई जगह से लेते हैं, 2 इंटरनल है और 2 एक्सटर्नल, 4 हो गए टोटल, लेकिन 4 में से एक की बात कर रहा हूं, सिर्फ एक की, और वो एक क्या है? आरबीआई से लिया गया ऋण। जितना ऋण आरबीआई से लिया जाए, बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, तो जो आरबीआई से लिया जाए उसे कहते हैं मोनेटाइज डेफिसिट। अभी हमने दोनों क्वेश्चन में क्या देखा था? एक ऑप्शन था ना आरबीआई से, तो वो किसका आंसर हो जाएगा? मोनेटाइज डेफिसिट का हो जाएगा। और एक लास्ट है, उसे कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। अब इस रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है राजस्व घाटा। अब इसके दो फॉर्मूले हैं, इसके लिए कई बार हम ना करंट वर्ड यूज करते हैं और कई बार हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं रेवेन्यू। देखो जब हम ये निकालेंगे ना, हमारा रेवेन्यू का खर्च कितना है, आप लिख लोगे ना इसे तो भी याद हो जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है और रेवेन्यू की रिसिप्ट कितनी है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में अगर पढ़ोगे, यानी राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बारे में, या इसी का एक तरीका और भी है, हम इसके लिए एक और वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वो है करंट एक्सपेंडिचर। देखो कई बार ये वर्ड दिखेगा आपको, करंट एक्सपेंडिचर माइनस करंट रिसिप्ट, यानी चालू व्यय माइनस चालू प्राप्ति। तो ये वर्ड भी हमारे लिए क्या मेंशन होगा? ये रेवेन्यू रिसिप्ट यानी रेवेन्यू डेफिसिट निकालने की काम आएगा। यही 5 फॉर्मूले हैं बस, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं याद करना आपको। सारे क्वेश्चंस चाहे कोई भी हो इसी पर बेस्ड होगा। एक बार आप इसे डन कर लीजिए, पहले मैं आपको फिर क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अगर ये वाला नहीं किया है तो एक बार इसे कर लीजिए पहले, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले को करें। चलिए भाई, अगर ये डन है तो नेक्स्ट वाले को कर लीजिए एक बार, फिर मैं क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, क्योंकि आज क्वेश्चन के साथ ही क्लास चल रही है। बात क्लियर हो तो यस कह दीजिएगा। देखिए जितना आरबीआई से लेंगे वो मोनेटाइज है, जो फिस्कल में से ब्याज घटा दे तो प्राइमरी मिल जाएगा। अच्छा, अगर ये इंटरेस्ट में इधर जोड़ दूं प्राइमरी में तो फिस्कल बन जाएगा। ये भी फॉर्मूले तो मैथमेटिक्स जानते हो ना, एक्स माइनस वाई इक्वल टू जेड, वो इधर प्लस कर दो इधर माइनस कर दो, मैथमेटिकली इतना तो समझते हो गया। चलो देखो मैं आपको वही क्वेश्चन दिखा रहा हूं जो मैंने कराया था, मैं वही दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे कह दूं कि इस सवाल में मैं वही दिखा रहा हूं, क्वेश्चन तो करा चुका पर दोबारा देखना, चालू खर्च और चालू आय के बीच अंतर, ये बताओ किसका फॉर्मूला है। मतलब अगली बार क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा वर्ड बदल दूं तो फिर ऑप्शन मेरा सी नहीं हो, ये नहीं होगा, कुछ और हो जाएगा, फिर क्या होगा? अगर मुझसे कहे राजस्व घाटा रेवेन्यू डेफिसिट, तो बताओ क्या इसका फॉर्मूला में सी ऑप्शन मान लूं, ठीक हो जाएगा? आप कहोगे जी हाँ। अगर मैं इसी क्वेश्चन में कहता कि आरबीआई से उधार, जितना उधार आरबीआई से लिया उसे क्या कहोगे? मोनेटाइज डेफिसिट, मौद्रीकृत घाटा। ये समझने वाली बात है कि आपको एक क्वेश्चन से सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। या मौद्रीकृत घाटे में बजट घाटा भी जोड़ दें। अच्छा, बजट घाटा कितना होता है? 0। अगर आप किसी चीज में 0 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? सर कुछ नहीं होगा, 0 0 ही रहेगा। किसी चीज में 0 जोड़ दे तो कुछ नहीं होगा, 0 वो वैल्यू जितनी उतनी रहेगी, 0 के जोड़ने से या घटाने से कुछ नहीं होता। यानी ये तो 0 हुआ ना मेरा, तो जितना भी है वो मौद्रीकृत घाटा ही है, फिर वो मोनेटाइज डेफिसिट ही रहेगा, वो मौद्रीकृत घाटा ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आ जाएगा अगर आप उसमें 0 जोड़ भी दो ना भाई। अब मैंने कहा ना, अब देखो ये सवाल सीखने की बात होती है, मुझे उम्मीद है कि मैं एक एक बात आपको सिखा पा रहा हूं। जैसे ये सवाल आया है, प्राथमिक घाटे में यदि सरकार द्वारा दिया गया ब्याज जोड़ दिया जाए तो किसके बराबर हो जाएगा? अब प्राथमिक घाटे में प्राइमरी में अगर ब्याज जोड़ दे, मैंने अभी बताया ना, फिस्कल में ब्याज घटा दे तो प्राइमरी, प्राइमरी में ब्याज जोड़ दे तो वापस से फिस्कल हो जाएगा, वापस से फिस्कल हो जाएगा।
किसके बराबर हो जाएगा? राजकोषीय घाटे के। मैथमेटिकली देख लो आप, अभी जो हमने फॉर्मूला किए थे, ये ऐसे फॉर्मूले हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि राजकोषीय घाटे में से ब्याज घटा दिया जाए तो अवशेष को क्या कहेंगे? अब आपको पता है मौद्रिकृत घाटा कौन सा, जो आरबीआई से लेते हैं, प्राइमरी होता है। करंट अकाउंट तो इसमें होता ही नहीं है सर, इस टॉपिक का हिस्सा ही नहीं है। और रेवेन्यू लॉस या डेफिसिट होता है, पर रेवेन्यू जब राजकोषीय यानी फिस्कल में से ब्याज घटाते हैं तो प्राइमरी निकलता है, प्राइमरी में ब्याज जोड़ देते हैं, वापस फिस्कल हो जाता है। तो इस तरीके के सवाल हमारे पास है। या जैसे ये पूछ रहा है हमसे कि सबसे ज्यादा व्यय जो होता है वो किस चीज पर किया जाता है। वैसे तो हम लगातार व्यय करते ही हैं, बजट में सारा व्यय करते हैं, अलग अलग चीजों पर व्यय करते हैं, लेकिन सवाल ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा व्यय, वैसे तो डिफेंस पे भी होगा, लेकिन मैंने बताया सबसे बड़ा व्यय कौन सा होगा? इंटरेस्ट पेमेंट करना सबसे बड़ा व्यय होगा। अच्छा, इसी तरह देखो एक सवाल ये भी है, इंडिया इस समय क्या है ना, एक जाल में फंसा हुआ है, एक ऐसे जाल में फंस गया इंडिया जिससे इंडिया का निकलना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो जाल का मतलब ये है कि जो आप क्या होता है ना, फंस जाते हो किसी चीज में। जैसे अभी इंडिया क्या है, कर्ज ले रहा है लगातार, और इंडिया का जो ब्याज है वो बढ़ता चला जा रहा है। अब हमारे ऊपर इतना ब्याज हो जाता है साल का, हम उसे देने के लिए ना और कर्ज लेते हैं। अब सोचिए इससे क्या होगा सर, कर्ज लेने से और ब्याज बढ़ेगा और उसके लिए और कर्ज लेना पड़ेगा। मतलब कर्ज से ब्याज होता है, ब्याज से कर्ज हो जाएगा, फिर कर्ज से ब्याज, मतलब ये ऐसे घूमता रहेगा आपस में। हम एक जाल में फंस गए हैं कि इतना उधार हो चुका है कि उसका ब्याज भी हम नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति को ऋण जाल कहते हैं। तो भाई बात समझ में आई? देखो हर क्लास आपका अपना एक टॉपिक पॉइंट रहता है। कभी चीजें बहुत आसान लगती है, जैसे पिछले लेक्चर में थी, क्या था, यू बस यू ही पढ़ते चले जा रहे थे, याद होता जा रहा था। कभी मुश्किल भी आती है। अच्छा, आसान हर कोई कर लेता है, जो मुश्किल कर गया ना, थोड़ा सा दिमाग लगा दिया, ये कि आप बाकी क्लास को एक बार रिवाइज करते हो, इसको 2 बार कर लेना, और क्या करोगे। लेकिन अगर ये कर गए तो आप दूसरों से बेहतर बन जाओगे, क्योंकि बेहतर बनने के लिए आसान नहीं, मुश्किल चीजें करनी है आपको। आसान तो सभी कर रहे हैं ना, कहते हैं ना। अब एक आखिरी बात कह रहा हूं, बस अगले 2-4 मिनट और दे दीजिए बस, और बात समझिए। कई बार ऐसे पूछ लेता है कि कौन कौन से खर्चे नॉन डेवलपमेंट है। देखो इकोनॉमिक्स के हिसाब से सोचना, डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट। हमने कोई पैसा खर्च किया एयरपोर्ट बनाने पर, और कुछ पैसा खर्च किया एक अदालत, एक कोर्ट बनाने पर। इन दोनों में क्या क्या डेवलपमेंट है और क्या क्या नहीं है। अब आप कहेंगे अगर मान लीजिए कोई एयरपोर्ट बनाया गया, वहां इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, वो डेवलपमेंट है इकोनॉमिक्स के हिसाब से। लेकिन अगर कोई अदालत बनाई गई, उसका खर्चा, या उसमें जज है उसका खर्चा, सरकारी वकील है उसका खर्चा, ये डेवलपमेंट नहीं है। जरूरी है देश के लिए, लोगों को न्याय मिलना चाहिए, पर ये डेवलपमेंट नहीं है। हमारी पुलिस है, समाज को बेहतर बनाने के लिए काम करती है, पर डेवलपमेंट नहीं करती है। हमारी आर्मी, नेवी है हमारे पास, जो हमारी रक्षा करती है, हमारे नेशनल प्रोटेक्शन देती है हमें, लेकिन ये डेवलपमेंट नहीं करती है। हाँ, सोलर एनर्जी डेवलप हो रही है, एनर्जी आ रही है, लाइट आ रही है, ये डेवलपमेंट है। सड़कें बन रही है, ये डेवलपमेंट है। स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बन रहे हैं, ये डेवलपमेंट है। सिंचाई व्यवस्था बेहतर हो रही है, ये डेवलपमेंट है। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार ऐसे पूछता है क्या क्या डेवलपमेंट है और क्या क्या डेवलपमेंट नहीं है। तो आपको क्या याद करना है फाइनली, बस एक बात यह है कि देखो, अगर हम कोई भी एजुकेशन पर, हेल्थ पर, इंडस्ट्री लगाने पर, इरिगेशन यानी सिंचाई, पानी की व्यवस्था पर, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड, डैम, एयरपोर्ट बनाने पर, या इसी में जैसे इलेक्ट्रिसिटी पर, जैसे कम्युनिकेशन पर, यानी संचार पर, जैसे हाउसिंग यानी घर बनाने पर। अब ये सब चीजें जो करेंगे ना हम, बिजली, आवास, संचार, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंचाई, ये सब डेवलपमेंट में आएंगे। लेकिन अगर हम पुलिस या डिफेंस पे करेंगे, डेवलपमेंट में नहीं आएगा। जरूरी है न्यायपालिका में करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, गरीबों की वेलफेयर स्कीम से उनको कल्याण होगा, डेवलपमेंट नहीं है। सब्सिडी या स्कॉलरशिप दे दें, ग्रांट्स दे दें, ब्याज देने में खर्च करेंगे, तो इससे डेवलपमेंट नहीं होगा। तो कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कि क्या क्या हमारे पास है जिससे हमारा डेवलपमेंट होगा या डेवलपमेंट नहीं होगा। यानी कुछ एक्सपेंसेस हमारे डेवलपमेंट और कुछ एक्सपेंसेस हमारे नॉन डेवलपमेंट होते हैं। बात क्लियर हो रही है? यहां तक समझ में आ रही है बात? यहां तक इसको भी एक बार डन कर लीजिए। अच्छा, इसके बाद एक छोटी सी बात समझ लेना, तो हमारे देश का जो बजट घाटा है ना, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये तो आपको समझ आया, हम कर्ज के जाल में फंस गए। अच्छा, जाल में फंस गए तो क्या हो रहा है बताओ? क्या हो रहा है कि ब्याज पर ब्याज वो बढ़ता चला जा रहा है, ब्याज, कर्ज फिर ब्याज, ये ऐसे घूमता रहता है लगातार, है ना भाई। एक आखिरी बात समझना मेरी, फिर इसे लिख भी लेना और उसे भी लिख लेना हम। तो क्योंकि हमारा जो उधार है ना, हमारा जो घाटा है ना, वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो मैं आपको एक बात और समझा दूं। हमारे पास 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे
कहते हैं प्रधानमंत्री थे, तब उस समय एक कानून आया था FRBM एक्ट। इसका मतलब है फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ये कानून आया था 2003 में, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, कब आया था? 2003 में। 2004 में लागू हुआ था। अच्छा, ये कानून ये कह रहा था हमसे, नाम से क्या, बजट मैनेजमेंट, टू कंट्रोल डेफिसिट्स, घाटे को नियंत्रित करने के, घाटे को, क्योंकि घाटा ऐसे तो लगातार बढ़ता जाएगा, तो सरकार की जिम्मेदारी है ना इसको कोई कानून बनाए कि इसको कंट्रोल करो, भाई लगातार बढ़ रहा है, तो इसमें एक रूल बनाया क्या, कि हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट है, हमारा जो राजस्व घाटा है, हम इसे क्या करेंगे, हम इसे जीरो करेंगे, इसको जीरो करेंगे। हमने क्या लक्ष्य बनाया, अपने राजस्व घाटे को क्या करेंगे, जीरो करेंगे। आज तक नहीं कर पाए अब तक। अच्छा, दूसरा ये बनाया हमारा जो राजकोषीय घाटा है, समझ पा रहे हो ना, जो फिस्कल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा, उसको 3% ऑफ जीडीपी करेंगे, जीडीपी का 3% करेंगे, पर अभी तक नहीं कर पाए इसे। तो इसको जीडीपी का 3% करने का लक्ष्य रखा था, और एक को रेवेन्यू डेफिसिट को जीरो करने का, और डेट, हमारा कर्ज, उधार, ऋण, इसे कहा था 60% ऑफ जीडीपी, कि हमारे ऊपर जो कर्ज है वो जीडीपी का 60% होगा, ये लक्ष्य रखा था। अभी मैंने कितना बताया, 100% है, लेकिन लक्ष्य क्या रखा सरकार ने टारगेट में, क्योंकि टारगेट बता रहा हूं आपको सारे हैं, ये टारगेट रखेगा इस कानून में, ताकि बजट के घाटे को कंट्रोल किया जा सके। और ये कानून 2003 में आया, और ये कानून लागू 2004 में हुआ। तो इससे हमने क्या कोशिश करी, घाटे कंट्रोल करने की। कुछ कमी तो आई, लेकिन वो अचीवमेंट नहीं मिली जो हम चाहते थे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, एक तो ये भी याद रखना इसमें, और साथ में ये भी याद रखना कि कौन सा डेफिसिट हमारा क्या कहलाएगा, यानी कौन सा डेफिसिट डेवलपमेंट और कौन सा नॉन डेवलपमेंट। ठीक है, तो अगर इतना आपने कर लिया ना, मुझे उम्मीद है कि आप कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे, क्योंकि हमारा फाइनली एम एक ही है, एग्जाम पास करना, सेलेक्ट होना। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम एग्जाम में क्या करें और क्या ना करें, बस हम जो कुछ करें वो एग्जाम में हमें सिलेक्शन दिलाए। चलिए, उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रही होगी। तो बजट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, और सारे कंटेंट, नोट्स को बड़े जबरदस्त तरीके से बनाइएगा। मैं फिर कह रहा हूं, नोट्स अच्छे होंगे, रिवीजन अच्छा होगा, जिसने रिवीजन अच्छा किया उसका सिलेक्शन पक्का हुआ। रिवीजन ही सिलेक्शन है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, फिर आगे बात करते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।